एक आदमी अचानक अस्पताल में होश में आता है, लेकिन बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब हर तरफ ज़ॉम्बी का आतंक फैल चुका है। वह किसी तरह अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल टूट जाता है। उसकी पत्नी और बच्चा कहीं भी नहीं मिलते। वह थककर घर के दरवाजे पर बैठ जाता है। तभी उसके पीछे से कोई धीरे धीरे करीब आने लगता है। अचानक एक छोटा लड़का उसे जोर से धक्का देकर गिरा देता है और चिल्लाता है, पापा जल्दी आओ देखो। लड़के का पिता तुरंत वहां पहुंचता है, हाथ में बंदूक लिए, और सड़क पर खड़े ज़ॉम्बी को गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर वह तुरंत अपने बेटे के पास आता है और उसकी सुरक्षा पक्की करता है। अब वह आदमी, जिसका नाम रिक है, उससे सख्ती से पूछता है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? रिक थोड़ा घबरा जाता है, कुछ समझ नहीं पाता क्या बोले। वह आदमी गुस्से में कहता है, सच सच बता दो, नहीं तो अभी गोली मार दूंगा। लेकिन इससे पहले कि रिक कुछ बोल पाता, वह कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। जब रिक की आंख खुलती है तो वह खुद को बिस्तर से कसकर बंधा हुआ पाता है। सामने वही छोटा लड़का खड़ा है, हाथ में बेसबॉल का डंडा लिए, और डरते डरते उसे देख रहा है। लड़के के पिता ने रिक की पट्टी बदल दी होती है, लेकिन वह अब भी शक में है। वह फिर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ था? रिक मजबूरी में बताता है, मुझे गोली लगी थी। वह आदमी तुरंत पूछता है, क्या तुम्हें किसी ने काटा है या किसी ने नाखून से खरोंचा है? फिर वह उसका माथा छूकर देखता है कि उसे बुखार तो नहीं है। जब उसे यकीन हो जाता है कि रिक सुरक्षित है, तब जाकर वह उसे खोलता है। रिक धीरे धीरे उठकर हॉल में आता है और खिड़की खोलने की कोशिश करता है ताकि थोड़ी हवा आ सके। तभी वह आदमी उसे रोक देता है, ऐसा मत करो, अंदर की रोशनी उन्हें यहाँ खींच लाएगी। असल में दिन में उस आदमी ने गोली चलाई थी, जिसकी वजह से अब रात में पूरे इलाके में ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। रिक हैरानी से पूछता है, तुमने दिन में लोगों को क्यों मारा? वह आदमी कहता है, तुम्हें चश्मा पहनने की जरूरत है, वो इंसान नहीं, चलते फिरते ज़ॉम्बी थे। खाने के दौरान उसे पता चलता है कि रिक अभी अभी अस्पताल से उठा है और उसे कुछ भी नहीं पता कि दुनिया में क्या हो चुका है। तब वह आदमी समझाता है, लगभग 1 महीने पहले ये वायरस फैला था। जो लोग मर जाते हैं वो फिर से जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं, और जैसे ही उन्हें कोई जिंदा इंसान दिखता है वो तुरंत हमला कर देते हैं। इसलिए रात में बिल्कुल शांति रखनी पड़ती है। फिर वह सबसे जरूरी बात बताता है, कभी भी उन्हें तुम्हें काटने मत देना, नहीं तो तुम भी उन्हीं में से एक बन जाओगे। आधी रात के बाद जब छोटा लड़का सो जाता है, तब दोनों पहली बार ठीक से एक दूसरे से मिलते हैं। लड़के के पिता का नाम मॉर्गन होता है। इस तबाही के बाद वह अपने बेटे के साथ अकेले ही जी रहा है। जब उसे पता चलता है कि रिक एक पुलिस वाला है, तो वह सम्मान से सिर हिलाता है। तभी अचानक बाहर से गाड़ियों के अलार्म की आवाज आती है। लड़का डरकर उठ जाता है। मॉर्गन कहता है, शायद किसी ज़ॉम्बी ने गाड़ी छेड़ दी है, पहले भी ऐसा हुआ है। तीनों तुरंत लाइट बंद कर देते हैं और खिड़की के छोटे से छेद से बाहर देखने लगते हैं। रिक बाहर देखता है, वहां कम से कम 10 से 15 ज़ॉम्बी घूम रहे होते हैं, और शायद इससे भी ज्यादा छिपे हुए हों। तभी लड़का भी बाहर देखता है और उसकी नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे वह अच्छी तरह पहचानता है। वो उसकी माँ होती है, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये देखकर लड़का टूट जाता है। वह बिस्तर पर गिरकर चुपचाप रोने लगता है। मॉर्गन उसे संभालता है और कहता है, शांत रहो। और उधर रिक धीरे धीरे इस भयानक सच्चाई को स्वीकार करने लगता है। सुबह होते ही वे बहुत सावधानी से बाहर निकलते हैं। मॉर्गन रिक को सिखाता है कि ज़ॉम्बी को कैसे मारना है। हमेशा सिर पर वार करना, यही एक तरीका है। तभी एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे रिक की तरफ बढ़ता है। रिक हिम्मत जुटाकर उसके सिर पर बार बार वार करता है। करीब 4 से 5 बार मारने के बाद ही वह ज़ॉम्बी गिरता है। ये रिक की जिंदगी का पहला ज़ॉम्बी किल होता है। इसके बाद रिक वापस घर आता है और ध्यान से चीजों को देखता है। उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी और बच्चा शायद अब भी जिंदा हैं, क्योंकि घर से जरूरी सामान और तस्वीरें गायब हैं। मतलब वो लोग खुद ही लेकर गए हैं। ये सोचकर रिक के अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है। मॉर्गन उसे बताता है, हो सकता है वो लोग अटलांटा गए हों, क्योंकि वहाँ एक सुरक्षित जगह होने की खबर आई थी, जहाँ खाना, पानी और इलाज सब कुछ है। अब रिक देर नहीं करता, वह चाबी उठाता है और मॉर्गन के साथ अपने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां बैकअप बिजली होती है, इसलिए वे आराम से नहा भी लेते हैं, जो इस खतरनाक दुनिया में एक बड़ी राहत है। रिक फिर से अपनी पुलिस की वर्दी पहनता है और दोनों हथियारों के कमरे में जाकर जितने काम के हथियार होते हैं सब अपने साथ ले लेते हैं। करीब आधे घंटे बाद दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, आगे के सफर के लिए तैयार। रिक चाहता था कि मॉर्गन और उसका बेटा भी उसके साथ अटलांटा चलें, लेकिन मॉर्गन मना कर देता है। उसके पास अपने कारण थे। एक तो वह इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था, शायद अपनी पत्नी की याद की वजह से, और दूसरा वह चाहता था
कि उसका बेटा पहले ठीक से बंदूक चलाना सीख ले, फिर कहीं और जाने के बारे में सोचे। रिक समझ जाता है हर इंसान के अपने फैसले होते हैं। वह उसे जबरदस्ती नहीं मनाता, बस एक वॉकी टॉकी देकर कहता है अगर कभी अटलांटा आओ तो संपर्क में रहना, और यहीं पर ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब रिक अकेले ही अटलांटा की तरफ निकल पड़ता है। उसके दिल में बस एक ही उम्मीद है कि उसे वहाँ अपनी पत्नी और बेटा मिल जाए। रास्ते में वह बार बार वायरलेस पर बाकी बचे लोगों को पुकारता रहता है। हालांकि उसे कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन उसकी आवाज एक सर्वाइवर ग्रुप तक पहुंच चुकी होती है। बस खराब सिग्नल की वजह से वे जवाब नहीं दे पाते। और किस्मत का खेल देखो, रिक की पत्नी और उसका बेटा उसी ग्रुप में होते हैं और उनके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त शेन भी होता है, जो अब तक उनकी रक्षा कर रहा था। लेकिन एक सच्चाई बहुत कड़वी है। रिक की पत्नी लॉरी मान चुकी होती है कि रिक अस्पताल में ही मर चुका है। इसी वजह से वह शेन के करीब आ गई है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि रिक जिंदा है और उनकी तरफ ही आ रहा है। उधर कुछ दूरी तय करने के बाद रिक की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब उसे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। चलते चलते वह शहर के बाहर एक घर तक पहुंचता है। वह दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह खिड़की से अंदर झांकता है और जो देखता है उससे उसका दिल बैठ जाता है। घर का मालिक अंदर मरा हुआ पड़ा होता है। लगता है उसने खुद को गोली मार ली थी। ये देखकर रिक काफी उदास हो जाता है, लेकिन वह अंदर नहीं जाता। वह मर चुके इंसान को और परेशान नहीं करना चाहता। बाहर उसे उस आदमी की गाड़ी मिलती है, लेकिन उसमें चाबी नहीं होती। तभी उसकी नजर पीछे के आंगन में बंधे एक घोड़े पर पड़ती है। इस उजड़ी हुई दुनिया में घोड़ा किसी खजाने से कम नहीं। रिक उसी पर सवार होता है और अटलांटा की तरफ निकल पड़ता है। लंबे सफर के बाद आखिरकार वह अटलांटा शहर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ भी सन्नाटा छाया होता है। सड़कें खाली, हर तरफ अजीब सी खामोशी। जब वह शहर के बीच में पहुंचता है तभी इक्का दुक्का ज़ॉम्बी दिखाई देने लगते हैं। चारों तरफ देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कभी सेना मौजूद थी, लेकिन साफ है कि आखिर में वो भी नाकाम हो गई। तभी अचानक आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजती है। रिक उसे देखता है और तुरंत उसी दिशा में घोड़ा दौड़ा देता है। वह पूरी तेजी से उस हेलीकॉप्टर का पीछा करता है, लेकिन उसे ये अंदाजा ही नहीं होता कि उसके आगे क्या है। अचानक सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी सड़क पर सैकड़ों ज़ॉम्बी फैले हुए होते हैं। घोड़ा भी डर जाता है। रिक तुरंत मुड़कर वापस भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब पीछे से भी ज़ॉम्बी झुंड बनाकर उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में हालात बेकाबू हो जाते हैं। चारों तरफ से ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं। उसका घोड़ा गिर जाता है और ज्यादातर ज़ॉम्बी उसी पर टूट पड़ते हैं, जिससे रिक को भागने का थोड़ा मौका मिल जाता है। रिक तुरंत पास खड़े एक टैंक के नीचे जाकर छिप जाता है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी वहाँ भी घुस आते हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचता। रिक अपनी पिस्तौल निकालता है और पास आते ज़ॉम्बी को मारना शुरू करता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। एक छोटी सी पिस्तौल से वह कब तक लड़ सकता है। अब उसे लगता है कि बचना नामुमकिन है, तो वह आखिरी गोली खुद के लिए बचाकर रखता है। तभी उसे टैंक के अंदर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है। वह बिना सोचे समझे अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचकर भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वह अभी भी डर से कांप रहा होता है। जैसे ही वह थोड़ा संभलता है, वह पास पड़े एक मरे हुए सैनिक की बंदूक उठाने जाता है। तभी अचानक वो सैनिक हिलने लगता है। रिक तुरंत समझ जाता है और बिना देर किए उसे गोली मार देता है। लेकिन बंद जगह में गोली चलने की आवाज इतनी तेज होती है कि रिक के कान बजने लगते हैं। उसे चक्कर आने लगता है। किसी तरह उसे टैंक का एक बाहर निकलने वाला रास्ता दिखता है। वह तुरंत वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर की हवा उसे थोड़ी राहत देती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और फिर जैसे पूरे झुंड को इशारा मिल जाता है, सारे ज़ॉम्बी टैंक पर चढ़ने लगते हैं। मजबूरी में रिक फिर से टैंक के अंदर घुस जाता है और उसे बंद कर देता है। अभी के लिए वह सुरक्षित तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है, आखिर वह इस टैंक से बाहर निकलेगा कैसे? रिक अभी टैंक के अंदर फंसा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि अब बाहर कैसे निकले। तभी अचानक पास रखे रेडियो से एक अनजान आदमी की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही रिक को जैसे नई उम्मीद मिल जाती है। वह तुरंत वॉकी टॉकी उठाकर जवाब देता है। उधर से वो रहस्यमयी आदमी कहता है, अभी बाहर ज्यादातर ज़ॉम्बी घोड़े का मांस खा रहे हैं। सिर्फ एक ज़ॉम्बी टैंक के ऊपर है जो उसे नहीं खा रहा। यही मौका है, तुरंत बाहर निकलो। मैं पास की गली में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रिक के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसे इस अनजान इंसान पर भरोसा करना ही पड़ता है। वह जल्दी जल्दी टैंक
टैंक के अंदर हथियार ढूंढता है और फिर हिम्मत करके टैंक का ढक्कन खोल देता है। जैसा उस आदमी ने कहा था, बाहर सच में सिर्फ एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है। रिक बिना एक सेकंड गंवाए सीधे उसके सिर पर वार करता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। फिर वह तुरंत टैंक से कूदकर बाहर आता है और उस दिशा में दौड़ने लगता है जो उसे बताई गई थी। भागते हुए वह रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बी पर गोली चलाता जाता है। किसी तरह वह मोड़ तक पहुंचता है और वहीं उसे वो रहस्यमयी आदमी मिल जाता है। दोनों बिना समय गंवाए गली के अंदर दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही देर में वे एक सीढ़ी लैडर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, पीछे से ज़ॉम्बी का झुंड उनकी तरफ टूट पड़ता है, लेकिन किसी तरह दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं और एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकलते हैं। ऊपर पहुंचकर रिक जोर जोर से सांस लेता है और उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है। तभी वह नीचे देखता है, ज़ॉम्बी सीढ़ी को जोर जोर से हिला रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी भी वक्त गिर सकती है। वो आदमी, जिसका नाम अब हमें पता चलता है ग्लेन, तुरंत रिक को वहां से आगे ले जाता है। रास्ते में वह अपने साथियों को वॉकी टॉकी से मदद के लिए बुलाता है, लेकिन जैसे ही वह बात खत्म करता है, 2 ज़ॉम्बी अचानक उन पर हमला कर देते हैं। तभी समय पर ग्लेन के साथी वहां पहुंच जाते हैं और उनकी मदद से रिक और ग्लेन बच निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे एक इमारत के अंदर घुसते हैं, एक महिला तुरंत रिक के सिर पर बंदूक तान देती है। असल में रिक ने भागते वक्त जो गोलियां चलाई थीं, उसकी आवाज से पूरे इलाके के ज़ॉम्बी जाग गए थे और अब वे सब उसी इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। यानी अब पूरा ग्रुप इस बिल्डिंग के अंदर फंस चुका था। नीचे से ज़ॉम्बी पत्थरों से दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे, लेकिन अभी किसी को दोष देने का समय नहीं था। सबसे जरूरी था यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। तभी अचानक छत की तरफ से लगातार गोलियों की आवाज आती है। सभी लोग तुरंत ऊपर भागते हैं और वहां पहुंचकर जो देखते हैं वो और भी खतरनाक होता है। एक आदमी, जिसका नाम मेरल है, वह छत पर खड़ा होकर स्नाइपर से नीचे ज़ॉम्बी को मार रहा होता है। लेकिन यह समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी थी, क्योंकि हर गोली की आवाज और ज्यादा ज़ॉम्बी को यहाँ खींच रही थी। टी डॉग नाम का एक साथी गुस्से में उसे रोकने जाता है, लेकिन मेरल उल्टा उसे गालियां देने लगता है। असल में मेरल इस मौके का फायदा उठाकर खुद को इस ग्रुप का लीडर बनाना चाहता था। बात बढ़ते बढ़ते दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। रिक उन्हें रोकने जाता है, लेकिन मेरल की गलती से वह खुद घायल हो जाता है। कुछ ही पलों में मेरल टी डॉग पर हावी हो जाता है, उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह मारने लगता है, यहाँ तक कि वह बंदूक निकालकर उसे मारने ही वाला होता है। बाकी लोग घबराकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उससे विनती करते हैं कि ऐसा मत करो। असल में मेरल उसे मारना नहीं चाहता था, वह सिर्फ सबके सामने अपनी ताकत दिखाना चाहता था। लेकिन तभी अब तक चुप खड़ा रिक अचानक उठता है और एक जोरदार मुक्का मारकर मेरल को जमीन पर गिरा देता है। अब हालात बदल चुके थे। रिक तुरंत मेरल को पकड़कर पास की पाइप से बांध देता है और सख्ती से चेतावनी देता है, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस झगड़े की वजह से हालात और बिगड़ चुके थे। मेरल की लगातार गोलीबारी ने और भी ज्यादा ज़ॉम्बी को इमारत की तरफ खींच लिया था। अब एक ही रास्ता था, जल्दी से इस शहर से निकलना। पूरी टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है और बिल्डिंग के अंदर अलग अलग रास्ते ढूंढने लगती है। ग्लेन को नीचे सीवर नाले में भेजा जाता है ताकि वो देख सके कि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना और भी बड़े खतरे से होने वाला है। सीवर का रास्ता पूरी तरह बंद था। मजबूत लोहे की जाली से उसे इतना कसकर बंद किया गया था कि उसे खोलने में कम से कम 2 से ढाई दिन लगते। इतना समय उनके पास बिल्कुल नहीं था। उधर पहली मंजिल पर रिक और बाकी लोगों की हालत भी खराब थी। बाहर के ज़ॉम्बी अब पहली कांच की दीवार तोड़ चुके थे। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। सबको फिर से छत पर वापस जाना पड़ा। छत पर पहुंचते ही रिक की नजर नीचे खड़ी एक बड़ी ट्रक पर पड़ती है। वह तुरंत कहता है, ऐसी गाड़ियों में अक्सर चाबी अंदर ही होती है। अगर हम किसी तरह बाहर निकलकर इसे यहाँ ले आए तो हम सब इस शहर से निकल सकते हैं। प्लान तो सही था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था बाहर जाए कैसे। तभी रिक के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वह नीचे जाता है और एक मरे हुए ज़ॉम्बी की लाश अंदर खींचकर लाता है। फिर फायर सेफ्टी बॉक्स तोड़कर उसमें से एक कुल्हाड़ी निकालता है। अब उसका प्लान साफ था। वह ज़ॉम्बी की गंध का फायदा उठाकर खुद को छिपाना चाहता था और इसके लिए उसे अपने पूरे शरीर पर ज़ॉम्बी का मांस लगाना था। ये सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। किसी ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन रिक बिना हिचकिचाए उस ज़ॉम्बी की लाश को काटना शुरू कर देता है। वह बार बार वार करता है जब तक कि वो लाश पूरी तरह टुकड़ों में नहीं बदल जाती। फिर वह अपने हाथों से वो सड़ा हुआ मांस उठाता है और अपने शरीर पर लगाना शुरू कर देता है।
है। ये नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी एक और साथी हिम्मत करके उसकी मदद करने आता है और उसके साथ बाहर जाने के लिए ग्लेन भी तैयार हो जाता है। ग्लेन इस सब से घिन खा रहा होता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उधर रिक बिल्कुल शांत था। आखिर वह पहले एक पुलिस वाला रह चुका था। उसका दिमाग बाकी सबसे कहीं ज्यादा मजबूत था। कुछ ही देर में दोनों के शरीर पर पूरी तरह ज़ॉम्बी का सड़ा हुआ मांस लगा होता है। अब दोनों बाहर निकलते हैं, दिल में डर लेकर कि ये तरीका काम करेगा या नहीं। लेकिन हैरानी की बात, आसपास के ज़ॉम्बी उन्हें नोटिस ही नहीं करते। ग्लेन को यकीन ही नहीं होता कि ये पागलपन भरा प्लान सच में काम कर रहा है। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब हालात पलट जाते हैं। बारिश का पानी धीरे धीरे उनके शरीर से ज़ॉम्बी की गंध को धोने लगता है, जो उनके लिए मौत का संकेत था। छत पर खड़े बाकी लोग बस डर के मारे ये सब देख रहे थे। वे कुछ कर भी नहीं सकते थे, बस यही दुआ कर रहे थे कि बारिश रुक जाए। लेकिन बारिश रुकती नहीं। जैसे जैसे पानी गिरता है, ज़ॉम्बी को इंसानों की असली गंध आने लगती है। अब एक एक करके ज़ॉम्बी उनकी तरफ देखने लगते हैं और फिर अचानक पूरा झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। अब रिक और ग्लेन पूरी ताकत से भागने लगते हैं। रास्ते में जो ज़ॉम्बी सामने आते हैं उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि जैसे बिना पूरी फौज के उन्हें रोकना नामुमकिन था। भागते भागते वे आखिरकार पार्किंग एरिया तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे तुरंत हथियार फेंकते हैं और बॉर्ड फेंस कूदकर अंदर घुस जाते हैं। नीचे उतरते ही दोनों अपने गंदे कपड़े उतार देते हैं और अलग अलग काम में लग जाते हैं। ग्लेन चाबी ढूंढने जाता है और रिक वहीं खड़ा होकर बंदूक से ज़ॉम्बी को रोकता है। कुछ ही देर में ग्लेन को चाबी मिल जाती है। वह तुरंत रिक की तरफ फेंकता है। दोनों फटाफट ट्रक स्टार्ट करते हैं और उसे पीछे लेकर जाने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बी बाड़ तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अब हालात और बिगड़ जाते हैं। मजबूरी में रिक को ट्रक लेकर वहां से निकलना पड़ता है। ऊपर खड़े बाकी 3 लोग ये सब देखते हैं और उन्हें लगता है कि रिक उन्हें छोड़कर भाग गया। वे डर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि रिक वापस आए। लेकिन वापस आना आसान नहीं था, क्योंकि पूरी बिल्डिंग के आसपास ज़ॉम्बी का सैलाब उमड़ रहा था। तभी रिक एक प्लान बनाता है। वह ग्लेन से कहता है, तुम इन ज़ॉम्बी को दूसरी तरफ खींचो, मैं ट्रक लेकर वापस आता हूँ और नीचे से सबको निकालता हूँ। अब सब कुछ इस प्लान पर टिका था। क्या ये आखिरी कोशिश उन्हें बचा पाएगी या फिर सब खत्म हो जाएगा? रिक अपने प्लान के अनुसार सड़क किनारे खड़ी एक लाल स्पोर्ट्स कार ढूंढ लेता है। वह उसका शीशा तोड़ देता है ताकि तेज आवाज हो और ज़ॉम्बी आकर्षित हों। फिर वह ग्लेन से कहता है, इसे लेकर पूरे शहर में घूमो और जितने ज़ॉम्बी हो सके सबको अपनी तरफ खींच लो। ग्लेन तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ता है और पूरे शहर में घूम घूम कर शोर मचाते हुए ज़ॉम्बी को अपने पीछे लगा लेता है। उसी दौरान वह वायरलेस से बिल्डिंग में फंसे लोगों को मैसेज देता है, सब लोग नीचे शटर के पास इकट्ठा हो जाओ, निकलने का वक्त आ गया है। ऊपर मौजूद लोग जल्दी जल्दी अपना सामान उठाते हैं और नीचे भागने लगते हैं। लेकिन उधर डिक्सन पूरी तरह डर चुका होता है। वह गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो प्लीज। सबसे पीछे चल रहा टी डॉग रुक जाता है। वह डिक्सन की हालत देखकर पिघल जाता है और उसे खोलने के लिए वापस जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है, उसके हाथ से चाबी फिसल जाती है और सीधे नाली में गिर जाती है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। डिक्सन गुस्से से फट पड़ता है, तूने जानबूझकर किया है, बदला ले रहा है मुझसे। टी डॉग खुद भी सदमे में होता है। वह बार बार माफी मांगता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। आखिरकार मजबूरी में वह डिक्सन को वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन वह पूरी तरह बेदिल नहीं था। जाते जाते वह छत का दरवाजा बंद कर देता है ताकि अगर ज़ॉम्बी ऊपर आ भी जाए तो कम से कम डिक्सन कुछ देर सुरक्षित रह सके। उधर बाकी लोग नीचे शटर के पास पहुंच जाते हैं। अब उन्हें बस रिक का इंतजार होता है। इसी बीच ग्लेन शहर में और भी ज्यादा शोर मचाता है, यहाँ तक कि वह गाड़ी रोककर इंतजार करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बी उसके पीछे इकट्ठा हो जाए और फिर एकदम से गाड़ी मोड़कर उन्हें दूर ले जाता है। नीचे आते हुए टी डॉग देखता है कि ज़ॉम्बी अब बिल्डिंग के अंदर घुस चुके हैं और कांच के दरवाजे तोड़ चुके हैं। हालात अब बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके थे। तभी रिक ट्रक लेकर सही समय पर पहुंच जाता है। वह गाड़ी को बिल्डिंग के गेट के पास बिल्कुल सटीक तरीके से लगा देता है। टी डॉग भी दौड़ते हुए वहां पहुंच जाता है और चिल्लाकर सबको बताता है, ज़ॉम्बी पीछे ही आ रहे हैं। संकेत मिलते ही अंदर मौजूद लोग तुरंत शटर खोलते हैं और फटाफट सामान ट्रक में डालने लगते हैं। जैसे ही सब लोग ट्रक पर चढ़ते हैं,
उसी पल ज़ॉम्बी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन इस बार किस्मत साथ देती है। रिक तुरंत गाड़ी स्टार्ट करता है और सबको लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब वे शहर से बाहर अपने कैंप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में रिक पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है एक इंसान कम है। टी डॉग सिर झुकाकर कहता है, चाबी मेरे हाथ से गिर गई थी। सब लोग चुप हो जाते हैं, किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। वे बस मन ही मन दुआ करते हैं कि डिक्सन किसी तरह बच जाए। उधर दूसरी तरफ ग्लेन अब भी उस लाल स्पोर्ट्स कार में शहर के अंदर घूम रहा होता है। जो लड़का कभी डिलीवरी का काम करता था, शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वह ऐसी कार में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा होगा। लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं था। छत पर फंसा डिक्सन अब पूरी तरह अकेला था। नीचे से ज़ॉम्बी का झुंड ऊपर चढ़ चुका था और दरवाजे पर जोर जोर से हमला कर रहा था। वो दरवाजा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अब सवाल ये था, क्या डिक्सन इस मौत के जाल से बच पाएगा या उसका अंत यहीं होने वाला है।